आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो एडवांस मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है आज हम बात करेंगे, ये है ज्यामिति। ये चैप्टर अपने आप में 4 अन्य चैप्टरों के साथ चलता है। यानी यदि आपने ज्यामिति को अच्छे से पढ़ लिया तो आप मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति इनमें भी महारत हासिल कर लेंगे। साथ ही निर्देशांक ज्यामिति और अन्य चैप्टर जो कि रहते हैं आपके रेखाएं एवं कोण वाले, तो उनमें भी आप महारत हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं और इसके जो बेसिक रूल रहते हैं उन सभी रूल को अपन समझते हैं और बहुत ही आसान भाषा में अपन हिंदी मीडियम में समझेंगे। तो हमारा पहला जो है वो है रेखाएं, किरण एवं कोण। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिंदु। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है बिंदु। ठीक है, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो बिंदु कहलाता है। अच्छा, ऐसा कोई भी वृत्त जिसकी त्रिज्या ना हो वो बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु बना हुआ है, या फिर मैं एक बिंदु बनाता हूँ। जैसे मैं देखिए आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने देखो बिल्कुल छोटा सा, देखिए यहाँ पे इस गोले के अंदर एक छोटा सा बिंदु है, इसकी कोई त्रिज्या नहीं है। ये जो बिंदु है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो बिंदु है इसकी कोई त्रिज्या नहीं है, तो यही बिंदु कहलाएगा। जिसकी त्रिज्या ना हो या जो त्रिज्या है वो बिल्कुल एक प्रकार से नगण्य हो, वो बिंदु कहलाता है। इसके बाद है रेखा। तो रेखा क्या कहलाती है? रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जाता है। मतलब रेखा को जो दोनों सिर होते हैं, ठीक है, सिर होते हैं, इन दोनों सिरों को अपन अनंत तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक सिरा है P, दूसरा सिरा है Q, और Q को अपन अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और P को भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और यही यदि अपन अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो इसे ही रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेखाखंड। तो रेखाखंड में और रेखा में अंतर यही है कि रेखाखंड को हम और आगे तक नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। जैसे P और Q, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को रेखाखंड कहेंगे। तो ये रही रेखाखंड की परिभाषा। आगे हम बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु की। तो प्रतिच्छेद बिंदु को जानने से पहले संगामी एवं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं, इन्हें जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, एक ये रेखा हो गई, एक ये हो गई, 2, 3 और ये 4, ठीक है, ये चारों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और इन्हीं चारों रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटे उसे ही हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यहीं पर ये प्रतिच्छेद बिंदु अपना समाप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। अब ये जो जिस बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु है, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं इसे ही अपन प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रतिच्छेद एवं समांगी रेखाएं हैं इनकी परिभाषा भी समाप्त होती है। बात करते हैं समांतर रेखाओं की। तो दोस्तों, जो समांतर रेखाएं होती हैं, जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक रेखा है AB, ठीक है, एक रेखा है CD। इनके जो बीच का जो अंतर है, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो अंतर दिया गया है, यहाँ पे सभी जगह जो अंतर है, ये अंतर सभी जगह बिल्कुल समान होगा। ये अंतर है ना, ये सभी जगह क्या होगा, समान होगा। यहाँ का ये अंतर समान होगा, यहाँ का ये अंतर समान होगा, और इसे ही हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाओं को यानी कि ये दो डंडे रहते हैं ना, इनसे दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है AB और CD जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। आगे है त्र्यक रेखा। तो जब दो समांतर जो रेखाएं हैं उनकी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो समांतर रेखाओं को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे त्र्यक रेखा कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये दोनों ये समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी अन्य रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, त्र्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, इन दो समांतर रेखाओं को ये जब भी कोई अन्य रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो वो कहलाती है त्र्यक रेखा।
तो आई थिंक आप लोग तिर्यक रेखा भी समझ गए होंगे। यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप आगे देखते हैं किरण को, ठीक है। किरण क्या कहलाती है? वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु हो तथा दूसरा जो सिरा है उस पर जो दूसरा सिरा है वह अनंत तक जाता हो, ये किरण कहलाती है। अब एक सिरा जो अंत बिंदु हो, यानी कि जो पी है, पी सिरा है, ये अंत बिंदु है। पी को हम और आगे यहाँ पे ले नहीं जा सकते, ऐसे और आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। पी को क्या कर सकते हैं, देखिए पी को हम यहाँ आगे नहीं बढ़ा सकते, यहाँ आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो क्यू है इसको हम और आगे ले जा सकते, और आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो यही कहलाती है किरण। अब है कोण। कोण क्या कहलाता है? दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो वो कोण कहलाता है। दोनों किरणों को कोण की भुजाएं एवं उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। देखिए, दो जो असंरेखीय किरण होती हैं और जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है वो कोण कहलाता है। देखिए, जैसे कि दो किरण हैं, ठीक है, किरण है, एक किरण है ये कौन सी, पी बी, और एक किरण है पी ए, ठीक है। तो किरण मैंने आप लोगों को बता दिया है जिसका एक सिरा है वो निश्चित हो और दूसरा सिरा है वो अनंत तक जाता हो, वो कौन, मतलब एक प्रकार से किरण कहलाती है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इन दोनों में, यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, बीच का जो उभयनिष्ठ बिंदु है यही कोण कहलाता है। इसे हम थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। एक और बात यहाँ पे लिखा है, देखिए कोण बी पी ए, जो बीच में लिखा रहता है कोण को हम हमेशा बीच में लिखकर दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पे कोण क्या है, पी बिंदु कोण है, पी बिंदु क्या है, कोण है, पी बिंदु क्या है, कोण है, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं कोण ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, ठीक है। तो दो प्रकार से हम कोण को लिख सकते हैं। अब है कोण समद्विभाजक। तो यहाँ पे जो कोण था उसको यदि कोई मतलब कोई जो रेखा है वो समान दो भागों में बांट दे, तो समान दो भागों में बांट दे वही कोण समद्विभाजक है। जैसे कि लिखा है कोण किरण ए डी कोण सी ए बी को, जो कोण है मतलब इसका त्रिभुज, यहाँ पे देखिए सी ए बी को समद्विभाजित करती है। देखिए यहाँ पे जो किरण ए डी है, ठीक है, ए डी है, ये क्या कर रही है, सी को, ठीक है, सी को और यहाँ पे ए बी को, ठीक है, ए बी को समान दो भागों में बांट रही है। यहाँ पे जो भाग रहेगा और यहाँ पे, ये दोनों भाग समान रहेंगे, यानी कि यहाँ पे यदि 15 डिग्री है तो यहाँ पे भी 15 डिग्री होगा, और इसे ही हम कहते हैं कोण समद्विभाजक। अच्छा, कोण समद्विभाजक किसे कहेंगे? तो जो ए डी रेखा है ना, यहाँ पे ये ए डी रेखा दिख रही ना, ए डी रेखा, इसे ही हम कोण समद्विभाजक कहेंगे। अब है कोणों के प्रकार। आइए अब कोणों के प्रकार को जान लेते हैं। तो पहला प्रकार है न्यून कोण। न्यून कोण क्या कहलाता है? ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक, तो ये कोण है ना, ये कोण थीटा है ना, ये 0 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा, 0 डिग्री से अधिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा। अब हम चलते हैं समकोण पर। तो समकोण क्या है? समकोण ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री की माप हो, वह समकोण कहलाता है, ठीक है, समकोण कहलाता है। तो समकोण का एक मतलब मैं आप लोगों को बताऊं तो ये भी हो सकता है कि एल बना दो, क्या बना दो, एल बना दो, एल बन जाए, जहाँ पे भी ऐसे एल बन जाए, उल्टा एल बन जाए, आड़ा एल बन जाए, तिरछा एल, कैसे भी बन जाए, यदि एल बन जाए ना तो वो समकोण होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए बी सी में जो यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ए किरण है, ए बी एक किरण है और बी सी एक किरण है, और थीटा यहाँ पे ये कोण है, यही आपका 90 डिग्री का है, तो यही समकोण कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण एक ऐसा कोण है जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 से 180 डिग्री के बीच में अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ से यदि यहाँ तक रहते तो ये समकोण रहता, और इससे इस तरफ रहते तो ये क्या कर रहा था, न्यून कोण, लेकिन इसके इस तरफ चले गए हैं तो ये रहेगा अधिक कोण। देखिए, और यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं, यहाँ से ये जो है ना, इसकी जो माप है वह 190 से, देखिए 90 डिग्री से
180 डिग्री के क्या है बीच में है, ठीक है। थीटा की मान है वह 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में है, तो इसे ही हम अधिक कोण कहते हैं। अब आ गया है ऋजु कोण। क्या आ गया है? ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या कहलाता है? इसी को हम सरल कोण भी कह देते हैं, ऋजु कोण को सरल कोण भी कह देते हैं। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो वह कहलाता है सरल कोण। सरल कोण मतलब ये है एक सीधी रेखा, ठीक है। यहाँ पे BC से AC जो रेखा है वह एक प्रकार से सीधी रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है? सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर जब भी कोण बनता है, सीधी रेखा पर जब भी कोई कोण बनता है तो वो क्या कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण का मान 180 डिग्री होता है और यहाँ पे इसके विपरीत में जो कोण रहेगा इसका मान भी 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है ऋजु कोण। एक रहता है बृहत्त कोण। तो बृहत्त कोण क्या कहलाता है? ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक एवं 360 डिग्री से कम हो, बृहत्त कोण कहलाता है। यानी कि अब बृहत्त कोण जो रहेगा, अच्छा यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ से B से A गए और B से अपन C गए, ठीक है। तो जो अंदर का कोण है ये कहलाएगा न्यून कोण। तो न्यून कोण के जो विपरीत का जो कोण है, ठीक है, यही हमारा बृहत्त कोण कहलाता है। इसकी माप यहाँ पे दी गई है, 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है। इसके बाद है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या कहलाता है? जब भी कोई रेखा रहती है, जैसे कि ये एक रेखा है, ठीक है, इस पर जब भी मतलब पूरा कोण बना दो, ठीक है, ये मतलब एक रेखा के आप ये मान लो कि पूरा का पूरा एक घेरा कंप्लीट हो जाता है, उसे ही हम पूर्ण कोण कहते हैं। अब है कोणों में संबंध। पहला है पूरक कोण। अब ये पूरक कोण क्या कहलाता है इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों पूरक कोण देखिए, दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो वे पूरक कोण कहलाते हैं। अब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो इनका योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि 45 और 45 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अच्छा मैंने लिख दिया 70 डिग्री और 20 डिग्री, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि जब भी दो कोण रहेंगे और उनकी माप का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरक कोण, पूरब नहीं पूरक कोण, ठीक है। अब उसके बाद है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए पूरक कोण में ये भी दिया गया है θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री, तो ये दोनों मतलब पूरक कोण कहलाते हैं। अब दूसरा है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण वे होते हैं, संपूरक कोण वे होते हैं, इसमें क्या रहता है? दो कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री हो, ये संपूरक कोण कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये एक किरण है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक किरण है, इसमें θ1 और θ2 इन दोनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पे θ1 + θ2 बराबर 180। इसके बाद है रैखिक युग्म कोण। तो दोस्तों जो रैखिक युग्म कोण है, दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, रैखिक युग्म कोण, ठीक है, ये कहलाते हैं। जो रैखिक युग्म कोण है वह 180 डिग्री का होता है दोनों कोणों को मिलाकर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, यहाँ पे देखिए एक आसन्न कोण ये θ1 है, ठीक है, θ1 है, और एक है θ2, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। इन दोनों की जो विपरीत किरणें हैं वह रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म है। तो यहाँ पे जो एक प्रकार से θ1 और θ2 है, इन दोनों का योग 180 अंश होता है और इसे ही हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं आसन्न कोण की। तो दोस्तों आसन्न कोण, दो कोण जिनका शीर्ष एक हो, क्या एक हो? शीर्ष एक हो, ठीक है, शीर्ष एक हो और तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो, वह आसन्न कोण कहलाता है। अच्छा ये बात यदि आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, दो कोण रहेंगे, ठीक है, दो कोण रहेंगे। यहाँ पे इस तरफ का कोण है, इस तरफ का कोण है, इसमें क्या है? ये शीर्ष है ना, O है, ये दोनों ही मतलब कोणों का शीर्ष क्या है? एक है। और एक जो ये भुजा है ना, एक ये जो भुजा है ना, ये एक ही भुजा है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे एक किरण गई ये, ठीक है, एक किरण गई ये और एक किरण गई ये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो कोण बनता है, यहाँ पे एक कोण बनेगा और इसके विपरीत यहाँ पे एक कोण बनेगा और यहाँ पे एक कोण बनेगा और यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो मैंने जो रंग आप लोगों के आगे लगाए हैं ना, यहाँ पे रंग लगाए हैं, यहाँ पे ये वाला रंग है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रंग है, ठीक है, ये वाला रंग है और यहाँ पे ये वाला जो रंग है, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि अल्फा अल्फा और थीटा थीटा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब जब दो समांतर रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए जो कोण होते हैं वो भी आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए इसे हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों, अब दो समांतर रेखाएं थी, एक रेखा ये थी और एक रेखा ये थी, ये दोनों समांतर थी और एक ये तिर्यक रेखा है और इसने क्या किया है, कोण बनाया है। क्या बनाया है? कोण बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे है एक, यहाँ पे है दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार। अब यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। ए बी और सी डी समांतर रेखा है और एल क्या है, एक तिर्यक रेखा। एल क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब पहला कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए। अब इनमें जो संगत कोण है 1, 5, 2, 6, 3, 7। अच्छा, संगत कोण देखिए कौन से कहलाते हैं। देखिए यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से ये कोण और ये कोण, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पे वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं। 2 और 6 संगत हैं, 4 और 5 संगत हैं और 3 और 7 संगत हैं। यही आपके संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब ये कहलाता है, आप ये मान सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे जेड आकृति बनती है। देखो जहाँ पे जेड आकृति बने, ठीक है, क्या बने, जेड आकृति बने, जेड की आकृति बने, जेड की आकृति बने। देखो यहाँ से ये गए, ये जेड की आकृति बन रही, यानी कि यहाँ का जो कोण 3 है ना, ये कोण 5 किस एकांतर है, ठीक है। और दूसरी दूसरी जेड कहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ से ये एक जेड बन रहा है, तो 4 है और 6 है, 4, 6 भी एकांतर कोण है और एकांतर कोण जो रहते हैं वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं। एक चीज़ और है, एकांतर बाह्य कोण। अच्छा, एकांतर बाह्य कोण क्या कहलाते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जेड बना था, ठीक है, यहाँ पे एक जेड बना था, तो जो एक, देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 6 बराबर रहेंगे, तो जो 8 है ना, 8 और 2 बराबर रहेंगे और 1 है और 7 है, ये भी बराबर रहेंगे। देखिए वही यहाँ पे दिया गया है। एक ही ओर के कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। देखिए अब इसमें अंतः कोण देखिए, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 4 और 5 है, ये अंतः कोण है, 3 और 6 है, ये अंतः कोण है और इन दोनों का योग क्या होगा? 180। इनका 180 होगा, यहाँ पे इनका 180। अच्छा, ये 1 और 8 है इनका योग और 2 और 7 है इनका योग भी 180 होगा। ये सभी एकांतर और मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण है, ठीक है। अब नोट यहाँ पे दिया गया है, यदि रेखा समांतर है तो कोण ऊपर दी गई सभी कंडीशन फॉलो करेंगे और यदि रेखा ऊपर दी गई सभी कंडीशन फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है रेखा समांतर है। ये सिंपल सी बात यहाँ पे दी गई है। अब दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, कैसी कंडीशन आ जाए, जब भी ये वाली कंडीशन आ जाए और इस प्रकार का चतुर्भुज बना हो तो क्या होता है, कोण ए है ना और कोण बी है, इन दोनों का, और कोण सी और डी है, इन दोनों का जो कोणों का मान है इनके योग के बराबर होता है, यानी कि a + b = c + d, ठीक है। तो इतनी बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज मान लो, ठीक है, ये एक त्रिभुज टाइप का है, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या होता है, जो कोण होता है, ठीक है, कोण ए है, ठीक है, कोण ये ए है ना, ये 180 - a + b होगा। देखिए, अच्छा मैं इसे ऐसे बताता हूँ, जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। अब ये इस कोण का मान पता करना है तो इन दोनों कोणों को यदि आप जोड़ देंगे, इनको जोड़ के 180 में से घटा दो, 180 - a + b, तो ये हो जाएगा हमारा कोण ए का मान। अच्छा, एक और चीज़ है,
इनके जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण कौन सा है, इसका सी है और इसका डी है, इन दोनों को जोड़ के उसमें से 180 घटा दो तो भी आपका कोण ए है ना ये प्राप्त हो जाएगा। तो दो कंडीशन में आप कोण ए को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या रूल है, यहाँ पे देखिए, अब रूल देखिए बहुत ही खतरनाक रूल है ये वाला। जब भी इस प्रकार की कंडीशन बने तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार से कोण ये ए है, ठीक है, क्या है ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो ये जो कोण है ना ये सभी तीनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, बी सी डी के बराबर होगा। अगली कंडीशन ये है, अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पे एन बन रहा है, क्या बन रहा है, एन बन रहा है, एन बन रहा है और दो रेखाएं ये हैं, ये समांतर है। जब भी दो रेखाएं समांतर हों और एन बने, क्या बने, एन बने, तो एक सिंपल सा एक फार्मूला बनता है, ठीक है, और वो ये है, वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा का योग गामा और डेल्टा के बराबर होता है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा का योग गामा और डेल्टा के बराबर होता है, ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इन तीन भुजाओं से घिरी जो समतल बंद आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अच्छा, अंतः कोण को क्या कहलाते हैं, जो अंदर वाले कोण होते हैं, ठीक है, अंदर वाली, ये वाला कोण है, देखिए ये वाला कोण है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का जो योग है, इन तीनों को जब जोड़ेंगे इन कोणों को तो इसका योग 180 डिग्री होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये तो आपको पता ही है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज के यदि तीन कोण हैं ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ए बी सी, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दो, त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। अच्छा, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है और ये अंतः अभिमुख कोण क्या है, ये क्या वाला है, इसे समझ लेते हैं। अब अच्छा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज मान लो, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो बाह्य कोण है, अब यहाँ पे बाह्य कोण क्या है, ये बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य कोण क्या है, ये है, एक्स है बाह्य कोण, ठीक है, तो इसके जो अंतः अभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इसके अंतः अभिमुख कोण दो होते हैं, एक होता है कोण ए और यहाँ पे इसके अभिमुख सामने वाले दो कोण होते हैं। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा, इसका और इसका, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो है ना, वो एक्स के बराबर होगा, ठीक है, एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन दी गई है, एक्स बराबर कोण एक्स बराबर कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे ए बी एक भुजा है और बी सी एक भुजा है, इन दोनों का योग इस तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाएं ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। जैसे ये बी सी है और ए सी है, इन दोनों भुजाओं का योग इस ए बी भुजा से बड़ा होगा। अच्छा, ए बी और ए सी, इन दोनों भुजाओं का योग बी सी से बड़ा होगा। अच्छा, बी सी और ए सी, इन दोनों भुजाओं का योग ए सी से बड़ा होगा, ठीक है, बी सी और ए बी का योग ए सी से बड़ा होगा हमेशा। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी दी गई है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अच्छा, दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। यानी कि ए बी में से यदि हम बी सी घटा देंगे तो जो मान आएगा ना, जो मान आएगा, मान लो 5 आएगा, तो ये 5 है ना, ये तीसरी भुजा से हमेशा ये छोटा होगा, तीसरी भुजा का मान 5 से हमेशा बड़ा होगा। ये यहाँ पे बात की गई है। त्रिभुज ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा यदि सी है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा यदि सी है तथा अन्य दो भुजाएं हैं वह ए और बी है, क्या है, ए और बी है, तो तीन कंडीशन बनती है। अब वो क्या कंडीशन बनती है, आइए समझते हैं। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन देखिए, ए का वर्ग और बी का वर्ग हमेशा सी के वर्ग के, मतलब क्या होगा, सी के वर्ग से क्या होगा, ए का वर्ग है और बी का वर्ग का योग है वह हमेशा सी के वर्ग के योग से बराबर होगा यदि त्रिभुज क्या है, न्यून कोण है, यदि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए का वर्ग और बी का वर्ग ये हमेशा बराबर होंगे, मतलब ए के वर्ग का योग और बी के वर्ग का योग है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा यदि समकोण त्रिभुज है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
सी स्क्वायर से छोटा होगा, इनका योग सी स्क्वायर से छोटा होगा यदि जो त्रिभुज है वह अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत जो सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के विपरीत जो सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार और मैं इसे पढ़ देता हूँ। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत जो भुजा है और सबसे बड़ी, ठीक है, जो बड़े कोण के विपरीत जो भुजा होगी वह सबसे बड़ी होगी, और जो छोटा कोण है उसके विपरीत जो भुजा होगी वह सबसे छोटी होगी। अच्छा, इसे भी हम समझ लेते हैं, यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, अरे यार इसमें तो बड़ा कोण बना ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें बड़ा कोण देखिए, सबसे पहले तो बड़ा कोण, ये बड़ा कोण है, और इसमें ये देखिए यहाँ पे ये एक छोटा कोण मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़े कोण में जो सामने जो भुजा होगी, ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की। यही इसमें बात, ये जो भुजा होगी ना ये वाली, ये सबसे बड़ी भुजा होगी। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे दूसरी बात ये है, छोटे कोण के जो सामने जो भुजा होगी, ठीक है, ये त्रिभुज की सबसे, यहाँ पे छोटा कोण, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, छोटा कोण जैसे ये होता, ठीक है, ये है छोटा कोण, तो इसके सामने ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। छोटे कोण की जो सामने की ये भुजा होगी ना, ये सबसे छोटी भुजा होगी। क्या होगी ये सबसे छोटी भुजा होगी। तो यही बात यहाँ पे दी गई है। अब देखें आगे क्या दिया गया है। अब त्रिभुज में एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन बनता है, आइए उस कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा। ठीक है, तीनों भुजाएं हैं, एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों इन तीनों भुजाओं पे तीन लंब डाले गए हैं, एक लंब, दो लंब और तीन लंब। ठीक है, तो तीनों भुजाओं पर जब तीन लंब डालते हैं तो इस प्रकार की एक कंडीशन बनती है, आइए उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ये भुजा है ना, ये भुजा, इसका जो आधा है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है 1/2 ए गुणा H1, 1/2 ए गुणा H1। ठीक है, H1 यानी कि लंब। ठीक है, लंब जो है वो BC भुजा पर डाला गया है, ए लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 H1 और 1/2 B इंटू H2 और 1/2 C इंटू H3, 1/2 C इंटू H3, ये तीनों जो चीज़ें रहेंगी ना, ये तीनों बराबर रहते हैं। ये क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। और यहाँ पे यही तो बताया गया, ये तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और दूसरी बात, ये तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों जो भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है उनमें क्या संबंध रहता है, तो ये A बराबर रहेगा H1, B बराबर रहेगा 1/H2, A बराबर 1/H1, B बराबर 1/H2 और C बराबर 1/H3। इस प्रकार का रेशियो बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और संबंध दिया गया है, H1 इंटू H3 बटे H1 माइनस H3। ठीक है, यहाँ पे ये मॉड लगा है, बड़ा रहेगा हमेशा H2 से, और ये H2 है, ये बड़ा रहेगा H1 इंटू H3 बटे H1 प्लस H3 से। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन संबंध बन जाता है। अब जान लेते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि यदि आप लोगों ने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो समबाहु का मतलब ही होता है समान भुजाएं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, यानी कि ये तीनों भुजाएं हैं, ये समान हो तो उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो तीनों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे AD एक मध्यिका है, यहाँ पे AD आप लोग देख रहे हैं, ये एक मध्यिका है, ये कोण समद्विभाजक है तथा ये जो कोण है ना, ये समद्विभाजक है। AD मध्यिका है, ये कोण A को समद्विभाजक कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है। ऊंचाई BC का लंब है, यहाँ पे ऊंचाई देखिए BC है, उस पर एक लंब है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है। लंब कौन सा है, AD लंब है। और ये जो समद्विभाजक है ना, यहाँ पे देखिए AD है, AD जो लंब है उसका मान हमेशा करणी 3/2 गुणा भुजा, करणी 3/2 गुणा भुजा, ये हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज है उसका लंब निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ऊंचाई निकालने का फार्मूला है। आगे हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की।
तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है करणी 3/4 गुणा ए स्क्वायर। ठीक है, करणी 3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए मतलब है भुजा, ठीक है, भुजा का वर्ग। और इसकी जो परित्रिज्या होती है, अच्छा ये परित्रिज्या क्या है और ये अंतः त्रिज्या क्या है, इसे भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अरे यार भगवान मेरा साथ दे दे बस। देखिए परित्रिज्या देखिए क्या कहलाती है। इस त्रिभुज के जो बाहर एक वृत्त बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे से उतना अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, आप लोग समझ लेना। देखो अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश के तो पूरे नंबर मिलेंगे। अरे नहीं बन रहा मेरे पे, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है, साली दिक्कत रहती है। तो देखिए ये है, ठीक है, ये एक बाहर एक वृत्त बना है और एक अंदर वृत्त बना देता हूँ। तो देखिए अंदर ऐसे अच्छे से व्रत नहीं बन पा रहा है, तो ये आप लोग मान लो ये अंदर व्रत है, ठीक है। तो परित्रिज्या देखिए, परित्रिज्या क्या कहलाती है। पहले बात कर लेते हैं अंतः त्रिज्या की। अंतः त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये अंतः त्रिज्या है। और परित्रिज्या क्या है, परित्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है परित्रिज्या। ठीक है, तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, इसमें ये अंतर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जो शब्द है परित्रिज्या। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो परित्रिज्या होती है, यानी कि उसके बाहर एक वृत्त बना है तीनों कोणों को छूकर जाने वाला, उसकी परित्रिज्या होती है a/3। और अंतः त्रिज्या होती है a/2 अंतः त्रिज्या परित्रिज्या से छोटी होती है। अभी हम लोगों ने देखा अंतः त्रिज्या परित्रिज्या से छोटी होती है, इसलिए इसमें 2 और बढ़ जाता है। नीचे 2 करेंगे अपन, नीचे 2 का भाग दे देंगे तो छोटी हो जाएगी। और एक बेहतरीन संबंध बनता है परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या में, वह ये संबंध है r/r, मतलब बड़ा R परित्रिज्या को बड़े R से दर्शाते हैं और कैपिटल R से, और जो अंतः त्रिज्या है इसको स्मॉल r से दर्शाते हैं। और इसके बीच में एक संबंध बनता है r, जो अनुपात होता है छोटे r का, ठीक है, स्मॉल r का, 2:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो परित्रिज्या है और अंतः त्रिज्या है इसका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे तो दी गई है परित्रिज्या और जो आपके अंतः त्रिज्या है यहाँ पे दी गई है, तो यही परित्रिज्या है। यदि यहाँ से ये निकाल दो तो ये परित्रिज्या है, ठीक है, अंतः त्रिज्या है। और यहाँ से ये पूरा ले जाओ, ठीक है, ये डबल होती है, अंतः त्रिज्या की डबल होती है परित्रिज्या। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के जो त्रिभुज है, ठीक है, परिवृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज में देखिए कुछ संबंध दिए गए हैं। वो क्या संबंध है, आइए इनको समझ लेते हैं। तो त्रिभुज में कई आकृतियां बन रही हैं, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में कई आकृतियां बन रही हैं। देखो कौन कौन सी आकृति बन रही है, पहले तो उन्हें समझ लेते हैं। एक ये बन रहा है अंतःवृत्त, एक ये बन रहा है अंतः स्क्वायर, ठीक है, अंतः वर्ग, ये वर्ग, ठीक है, वर्ग बन रहा है। एक ये बन रहा है परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त। और यहाँ पे एक ये बन रहा है त्रिभुज। तो इन सभी के बीच में एक संबंध बनता है, आइए उस संबंध को जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल के बीच में जो संबंध है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए परिवृत्त जो रहेगा वह है त्रिभुज के, ठीक है, परिवृत्त क्या रहेगा 4 पाई रहेगा, तो त्रिभुज क्या रहेगा 3 करनी 3 रहेगा, अंतःवृत्त क्या रहेगा पाई बस रहेगा, और वर्ग रहेगा 2। तो ये सभी का अनुपात रहता है। अच्छा त्रिभुज का यहाँ पे यदि अपन को मान पता हो कि 3 करनी 3 है तो वर्ग का मान ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके बीच में एक संबंध है। बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। अच्छा समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु की तो अपन ने बात कर ली, समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। तो जब भी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा ये दोनों समान है, ठीक है, समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अरे क्या हो गया भाई, आई थिंक कटा ना हो। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, यहाँ पे 2 भुजाएं ए बी और ए सी हैं, ये बराबर हैं, ठीक है, यहाँ पे ए बी और ए सी भुजाओं के नाम है, ये बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए डी जो है वह ऊंचाई, मध्यिका और कोण द्विभाजक BC का जो लंब द्विभाजक है वह AD है। और AD का मान क्या होता है, AD का मान होता है A² - B² अपॉन 4, B² अपॉन 4।
या फिर इसे हम और अच्छे तरीके से जब सॉल्व करते हैं तो इसे ही इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। और ये जो 4 है, ठीक है, 4 है, 1/2 यहाँ पे इस प्रकार से आ जाता है। करड़ी के अंदर 4 को अपन बाहर नहीं निकाल सकते, तो 4a² माइनस b², ठीक है। तो ये इसका एक प्रकार से सूत्र बन जाता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, b/4। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 करणी, b/4 करणी 4a² ऋण b², 4a² ऋण b², b/4 करणी 4a² माइनस b²। अब अगला त्रिभुज है वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। असमान मतलब ये जो भुजा रहेगी, ये जो भुजा रहेगी, ये भुजा अलग रहेगी और ये भुजा अलग रहेगी। तीनों भुजाओं का जो मान है वह अलग अलग रहेगा। तो कोई भी भुजा समान नहीं होती विषमबाहु त्रिभुज में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, मतलब AB भुजा है वह BC के बराबर नहीं है और ना ही CA के बराबर, यानी ये तीनों एक दूसरे के बीच में बराबर नहीं होती हैं। और इसमें कोई भी कोण भी क्या रहता है, यह समान नहीं होता है। तो ये कहलाता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज की। तो सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाता है, जब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, यानी कि ये 90 डिग्री से छोटा, ये और ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, तो ये कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। और इसमें हमेशा क्या रहता है, a² प्लस b² जो रहेगा इसका मान हमेशा c² के, यानी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से हमेशा बड़ा होगा। और जबकि जो तीसरी भुजा C है ना, यह त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है ये रहेगी। इसके बाद है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या रहता है, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का रहेगा, यहाँ पे एक कोण ये है ना, ये 90 डिग्री का है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज एक अर्धवृत्त में बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से ये मान सकते हैं आप आधे वृत्त में बना हुआ त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय भी बनता है, जो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है, परित्रिज्या देखिए मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ। यहाँ पे यदि चित्र है, हाँ ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समकोण, इसमें जो परित्रिज्या बनेगी, परित्रिज्या कैसी कहलाती है, यहाँ से अरे यार ये तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखो यहाँ से, अरे पहले मैं इसे कंफर्म कर दूं, ठीक है, थोड़ा क्या है टेक्निकल दिक्कत आ जाती है। ये मान लो आप लोग, ठीक है, ये परित्रिज्या है। तो जो परित्रिज्या रहती है वो अलग रहती है, इसकी परित्रिज्या अलग रहती है। और इसमें जो अंतः त्रिज्या है, ठीक है, अंतः त्रिज्या ये है, अंतः त्रिज्या ये अंतःवृत्त है और ये है परिवृत्त, ठीक है, त्रिज्या मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए इनमें संबंध देखिए, परित्रिज्या जो r है, बड़ा R है, ठीक है, बड़ा R यानी कि कैपिटल R है। कैपिटल R का मान होता है h/2, यानी कि कर्ण का आधा होता है। बाह्य जो त्रिज्या होती है वह कर्ण की आधी होती है। क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, ठीक है, कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में जो अंतः त्रिज्या जो स्मॉल r होती है वह क्या होती है, वह हमारा जो लंब और आधार है इनका योग कर दो और उसमें से कर्ण को घटा दो और इसके बटे में 2 कर दो, जो भी है उसके बटे में 2 कर दो, वो होती है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है BD जो है, BD क्या है, यहाँ पे देखिए BD है, ठीक है, BD दिया गया है, ये BD है। इसका मान क्या होता है, हमेशा इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P इंटू B बटे में H। BD का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P इंटू B, यानी P यानी कि यहाँ पे देखिए बटे H यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, कर्ण है, लंब गुणा आधार बटे कर्ण। और जो समकोण त्रिभुज है इसका हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार, P यानी कि आधार और P यानी कि ऊंचाई और बेस यानी कि आधार, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, और जो समकोण त्रिभुज है इसका जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वह होता है 2a + 2b + 2r, ठीक है। और इसी कारण जो समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है, इसका जो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप होता है, उसमें क्या होता है 2 कॉमन आ जाता है और इसके बटे में यदि अपन 2 कर दें तो क्या होता है a प्लस बी प्लस आर, और इसे हम h प्लस आर बी, ए प्लस बी का मान h होता है तो h प्लस आर बी अपन लिख सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल वह होता है r इंटू एस, आर इंटू एस। एस क्या है यहाँ पे, एस है अर्ध परिमाप, एस क्या है अर्ध परिमाप, ठीक है। तो r इंटू आर प्लस एच, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वह इस प्रकार से भी होता है आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के बीच में कुछ सर्वांग समता के नियम आ गए हैं। अब इन्हें यदि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आपको 10वीं के गणित को उठाना होगा, लेकिन मैं यदि यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ तो मैं आपको पूरा समझा के जाऊँगा। त्रिभुज ABC और ABD और BCD, ठीक है, यदि ये तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यहाँ पे दिया गया है यदि ये तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम है तो बेहतरीन नियम बनते हैं। क्या बनते हैं, जो AB का स्क्वायर होता है वह AD और AC के गुणा के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जो AB भुजा है, ठीक है, AB भुजा है, इसका जो स्क्वायर रहेगा वह है AD और यहाँ पे AD और AC, ठीक है, AD और AC है, इसके इन दोनों की भुजाओं के गुणा के बराबर होगा, ठीक है। इसके जो वर्ग होगा, ये जो वर्ग है ना, ये इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। इसी प्रकार से BC का वर्ग है वह CD इंटू AC के बराबर होता है, BC का वर्ग है वह CD इंटू AC के बराबर होता है, CD इंटू AC के बराबर होता है। और BD का वर्ग है, जो BD का वर्ग है वह AD इंटू CD के बराबर होता है, AD इंटू CD के बराबर। BD बराबर क्या होता है, AD इंटू CD। अच्छा, इसे यहाँ पे देखिए BD का वर्ग क्या कहलाएगा, ये BD है, ठीक है, इसका जो मान है जैसे P का वर्ग है, ठीक है, P का वर्ग है वह इसके वर्ग के और मतलब इसके और इसके इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। और एक बेहतरीन संबंध बनता है, वो संबंध क्या है, 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर धन 1/B स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखिए P यानी क्या है, यहाँ पे लंब है, ठीक है, लंब की लंबाई है, इस लंब की लंबाई है, तो इसका 1/P स्क्वायर 1/A स्क्वायर और 1/B स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसके बाद कुछ और अन्य नियम दिए गए हैं। यहाँ पे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट दी गई हैं और सीधे हम ट्रिपलेट को जान लेते हैं। यहाँ पे यदि आप लोगों ने इन ट्रिपलेट को समझ लिया ना, तो आप ये मानिए कि आपके जो नंबर है ना वो पक्के हो गए। तो यहाँ पे समझदारी ये है, समझदारी क्या है, देखिए 3 4 5, पहली त्रिपेट क्या है 3 4 5, यानी कि यदि एक भुजा 3 है दूसरी 4 है तो तीसरी 5 होगी। अच्छा, इनके अब गुणज भी हो जाते हैं, 3 का गुणज 6 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है, ऐसे ही 3 का 9 है, 4 का 12 हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसी का गुणज रहता है। 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 12 35 37, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 39 80 89, 83 84, माफ़ कीजिएगा 13 84 85, 15 112 113, 16 63 65, 36 77 और 85, 20 20 99 120 99 101। तो ये कुछ ट्रिपलेट रहती हैं, इन्हें तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं त्रिभुजों का भुजा कोण अनुपात, त्रिभुजों का भुजा कोण अनुपात। अब यहाँ पे 3 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिभुज दिए गए हैं और इनमें अपन को अनुपात देखना है। तो कैसे बनेगा अनुपात, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्यू है ना, ए क्यू है और सी पी स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर है, ए क्यू का स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर है, ए क्यू का स्क्वायर है और सी पी का स्क्वायर है, सी पी का स्क्वायर है। तो क्या होगा, ये ए सी के स्क्वायर के और पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन इस प्रकार की बन रही है। अब अगली देखिए, समकोण त्रिभुज में अंकित वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में अंकित वर्ग का जो अधिकतम क्षेत्रफल है वह देखिए वह क्या होता है। यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा हमेशा क्या होगी,
वर्ग की भुजा समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बना है, ठीक है, ये बना है ना वर्ग, ठीक है, ये वर्ग बना है, ठीक है, तो इसकी जो भुजा है, ठीक है, इसकी जो भुजा है उसका मान क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बटे पी धन बी, पी ए इंटू पी बी बटे पी धन बी। और पी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पी क्या है, उसकी लंबाई है, ए क्या है, ए क्या है, ठीक है, पी ए इंटू पी बी। अच्छा बी क्या है, यहाँ पे बी बेस है, ठीक है, बेस यानी कि आधार है, और यहाँ पे पी धन बी। अब यहाँ पे वर्ग की भुजा यदि अपन निकालें, इसी वर्ग की जो वर्ग बना है उसकी भुजा को अपन मान निकालें, तो वो क्या होगा, भुजा ए बराबर क्या होती है, एक्स इंटू बाय करड़ी के अंदर, ठीक है, करड़ी एक्स बाय, ए का मान क्या होगा, एक्स इंटू बाय, और ये करड़ी के अंदर। अच्छा यहाँ पे ये समझिए, चित्र में समझिए, ये है भुजा, इसका मान यदि आपको निकालना है तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है, ठीक है, तो x का यहाँ पे देखिए, रुको एक सेकंड, यहाँ पे इतना है x और इतना है y, तो यहाँ पे देखिए x और y का अपन गुणा करेंगे और उसे करनी के अंदर रखेंगे, x इंटू वाई, और इसे करनी के अंदर रखेंगे तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है, ये जो भुजा है, इसका जो ये जो भुजा है ना, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी समकोण त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस प्रकार से एक कंडीशन बनती है, ए स्क्वायर बराबर होता है एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई देखिए, इतना एक्स है, ठीक है, और इतना वाई है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भी आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे ये जो करड़ी है ना, यहाँ पे जो करड़ी है, दोनों पक्षों में यदि हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये करड़ी है ये हट जाएगी, ठीक है, करड़ी क्या है, ये करड़ी है ना, ये हट जाएगी, और यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अब अधिक कोण त्रिभुज को जान लेते हैं। अच्छा अधिक कोण त्रिभुज तो आप लोग जानते हो ना, जिसका एक कोण है ना, ये क्या है, 90 डिग्री से अधिक हो, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है तो इसे ही अपन अधिक कोण त्रिभुज कह लेते हैं। इसकी एक भुजा जो रहेगी ए बी है, यानी कि यहाँ पे देखिए ए बी ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहेगी। ये जो भुजा ए बी है ना, इसका मान क्या है, भुजा ए बी का मान देखिए सी है, और ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहेगी, ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा रहेगी, और इसीलिए हम इसे अधिक कोण में क्या कहते हैं, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है यानी कि सी स्क्वायर है, इसका मान हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी कि अन्य दो भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होगा, सी का वर्ग। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्यिका के बारे में। तो मध्यिका क्या कहलाती है, आइए मध्यिका को जान लेते हैं। अब कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे पहले मध्यिका की परिभाषा समझते हैं। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वह है मध्यिका कहलाती है। अच्छा मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ये सामने एक भुजा है और दूसरी बात यह है कि ये एक शीर्ष है। अब इससे एक रेखा है, ये खींच रहे हैं। अब इसमें जो मध्य बिंदु जो रहेगा, ठीक है, इस भुजा में जो मध्य बिंदु रहेगा, इसके शीर्ष से मध्य बिंदु तक जो जाने वाली जो रेखा है, यही इस त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे ये मध्यिका रहेगी ना, ये जो ये भुजा है ना, ये बीसी भुजा है, ठीक है, बीसी भुजा है, इसको समान दो भागों में काटती है। तो ये बी डी और सी डी ये दोनों समान दो भागों में विभाजित करती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता है जो उनके आधार का अनुपात होता है। अच्छा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका अनुपात यही रहेगा जो इसके जो आधार है, ठीक है, आधार है, त्रिभुज का जो आधार है उसका जो अनुपात रहेगा। इसको देखिए हम गणितीय रूप में समझ सकते हैं। तीन त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन से तीन त्रिभुज है, आइए समझते हैं। त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज ए ई सी, तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, एक्स है, बाय आधार है, ठीक है, एक्स है, बाय है और जेड है, इन सभी जो भुजाएं हैं, ठीक है, यदि एक ही शीर्ष से तीन त्रिभुज बन रहे हैं और इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो इसमें बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट बनता है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, यानी कि इनके तीनों का जो अनुपात है वह समान होता है।
वह समान होता है। तीनों का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। अगला पॉइंट है, मध्यिका जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। अच्छा, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं ये एक मध्यिका है, ठीक है, ये एक क्या है? मध्यिका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ का ये त्रिभुज रहेगा, ठीक है, इस तरफ का ये त्रिभुज रहेगा, और यहाँ पे देखिए इस तरफ एक त्रिभुज रहेगा। तो जो मध्यिका जो रहती है, मध्यिका मान लीजिए ये जो मध्यिका है ना, ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज को समान दो भागों में बांटती है, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। तो यहीं पे वो बात दी गई है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC का जो ABD है उसका क्षेत्रफल ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ABD का और ACD का क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या कहलाता है? त्रिभुज की जब तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। आइए समझ लेते हैं। अब त्रिभुज की तीन मध्यिकाएं हैं, ठीक है। पहली मध्यिका ये है, अरे यार इससे तो बड़ा सिस्टम खराब है। देखो पहली मध्यिका ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब इसका एक केंद्रक बने बाबू, क्या बने? केंद्रक। केंद्रक ये बने, ठीक है, ये केंद्रक बने। तो ये जो केंद्रक रहता है ना, यह त्रिभुज का गुरुत्व कहलाता है, ठीक है। यही जो त्रिभुज का केंद्रक है यह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और इसे गुरुत्व केंद्र, अब इसका नाम है गुरुत्व केंद्र, तो इसे G से दर्शाते हैं, ठीक है। कैसे दर्शाते हैं? G से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। अब ये जो गुरुत्व केंद्र था जिसकी हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गुरुत्व केंद्र है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक, यहाँ पे ये देखिए 6 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। पहले तो ये मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 6 त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये 2, अरे यार थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, हाँ देखिए लाल से में, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो जो त्रिभुज का गुरुत्व होता है, केंद्र, जो गुरुत्व केंद्र होता है, G होता है, वह त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में? 6 बराबर भागों में बांटता है। तो इन सभी जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इन सभी त्रिभुजों के जो छोटे छोटे ये त्रिभुज दिख रहे हैं ना, ये एक ये सभी त्रिभुज है, इन सभी के क्षेत्रफल क्या रहते हैं? पूरे क्षेत्रफल के 1/6 होते हैं, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल रहते हैं ना, ये हमेशा सभी जो क्षेत्रफल हैं ये एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। गुरुत्व केंद्र मध्यिका को 2:1 में बांटता है। अच्छा, ये मध्यिका है ना, हमेशा ये गुरुत्व केंद्र को एक बार और समझ लो। ये जो मध्यिका है, ठीक है, अब गुरुत्व केंद्र क्या है? देखिए गुरुत्व केंद्र ये है, तो ये हमेशा मध्यिका को 1/2 एक, यहाँ पे यदि 1 है तो यहाँ पे मान 2 होगा, 1/2 के अनुपात में बांटता है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2। यानी कि जो गुरुत्व केंद्र है यह मध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। यहाँ पे चित्र दिया गया है। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं का योग, त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं का योग है वह उसके परिमाप से छोटा होता है। तीनों जो मध्यिकाएं हैं इसका योग हमेशा त्रिभुज के परिमाप से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, तीनों मध्यिकाओं का योग m1 + m2 + m3। यदि तीनों मध्यिकाएं हैं m1 m2 m3 है तो इनका योग हमेशा त्रिभुज के परिमाप के, यानी कि a b और c के योग के, यानी कि परिमाप क्या होगा? a b c। देखो इसको समझ लेते हैं। m1 एक मध्यिका है, m2 एक मध्यिका है, m3 एक मध्यिका है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पहली भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाओं के, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा? हमेशा मध्यिकाओं का योग छोटा होगा। इसके बाद है अपोलोनियस प्रमेय, यानी कि मध्यिका की लंबाई। अब मध्यिका की लंबाई को जान लेते हैं। हमेशा ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, त्रिभुज में जो मध्यिका है वह है त्रिभुज की जो मध्यिका जिस भुजा पर मध्यिका है, ठीक है, उसको समान दो भागों में बांटती है।
यानी कि BD बराबर DC। अब ये अपोलोनियस प्रमेय क्या है, मध्यिका की लंबाई अपन ज्ञात करते हैं, इसके कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे A² धन B² A² धन AC², माफ कीजिएगा, AB² धन AC², AB² धन AC² बराबर होता है 2AD धन BD² के, 2AD² धन BD² के, ठीक है, कोष्टक के अंदर ये है, ठीक है। और इसको आगे देखिए, अब इसमें जो मध्यिका है और जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो संबंध बनता है, देखिए क्या संबंध बनता है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। A से O जाते हैं, A से O जाते हैं, ठीक है, O से G जाते हैं, O से G जाते हैं, अरे यार दूसरा कलर चेंज करते हैं, A से O गए, O से G गए, ठीक है, और G से D गए, G से D गए, मतलब यदि अपन ने मध्यिका को 3 भागों में बांट दिया, G से D गए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, इनका अनुपात क्या रहता है, 3:1:2। क्या अनुपात रहता है, 3:1:2, 3:1:2। इन तीनों ही के बीच में 3:1:2 का अनुपात रहता है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ते हैं, वो ये है, अब यहाँ पे देखिए, यदि इस प्रकार का त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के अंदर इस प्रकार का त्रिभुज बनता है, तो जो आपका GEF है, ठीक है, GEF त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है, पूरा जो ABC का क्षेत्रफल है, इसके 1/12 के बराबर होगा, 1/12वें भाग के बराबर होगा। यानी कि जो अंदर जो क्षेत्रफल मैंने बना दिया है ना, एक और त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो GEF है ना, GEF त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग होगा। और यहीं पे एक और DEF है, ठीक है, DEF है, देखो DEF कहाँ पे है, अरे यार, अरे इसको कैसे करें, DE और F, ठीक है, DEF जो त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा त्रिभुज के अंदर, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये हमेशा बड़े क्षेत्रफल का 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4, क्योंकि इसके अंदर कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 3 त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है, वैसे 6 आ रहे हैं, लेकिन वही 1/12 होता है, तो फिर बड़े बड़े 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो 1/4 होगा। मतलब इसके बीच में ये संबंध बता रहे हैं, यदि एक ही त्रिभुज की 2 मध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटे, अच्छा, एक ही त्रिभुज की जो 2 मध्यिकाएं हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो एक बेहतरीन संबंध बनता है। देखिए क्या है, AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर के, देखिए AB का जो स्क्वायर होता है, AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर के, ठीक है, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर का योग जो होता है वह BC के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है, ठीक है, यही एक संबंध है। यदि समकोण त्रिभुज हो जो 2 मध्यिका CN और AM दी गई हो, अब यदि एक त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज हो, यानी कि ये एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और 2 मध्यिका CN तथा AM दी गई हो, तो एक बेहतरीन संबंध बनता है। AM का जो वर्ग होता है, जो AM है इसका वर्ग होता है CN जो है, ठीक है, इसका, इन दोनों के वर्गों का योग होता है 5/4 AC के वर्ग के, AC के वर्ग के 5/4, ठीक है, 5/4 गुणा AC का वर्ग। अब आगे जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम बहुत ही फास्टली रिवीजन करने वाले हैं। ये क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का 3 गुना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का 3 गुना इसकी तीनों मध्यिकाओं के योग के 4 गुने से कम होता है। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है उसका 3 गुना, इसका 3 गुना मध्यिकाओं के योग के 4 गुना से कम होता है। सीधी सी बात है, मध्यिकाओं को 4 से गुना कर रहे हैं, त्रिभुज की भुजाओं को 3 से, लेकिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, तीनों भुजाओं का योग मध्यिकाओं के तीनों भुजाओं, मतलब तीनों मध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना इसके तीनों मध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना के बराबर होता है। तीनों भुजाओं के वर्गों, अच्छा यहाँ पे वर्गों की बात दी गई है, तो देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग का, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना इनकी मध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, उनके योग का, वर्गों के योग का 3 गुना, और त्रिभुज की तीनों जो मध्यिका हैं उनके वर्गों के योग का 4 गुना, ये हमेशा बराबर हो रहेंगे, ठीक है।
यदि त्रिभुज की मध्यिकाएं M1, M2 और M3 है, मध्यिकाएं M1, M2 और M3 हैं, तो देखिए M1, M2, M3 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 SM, SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3। अब जो SM क्या है, ये है तीनों मध्यिकाओं के योग का आधा, तीनों मध्यिकाओं के योग का आधा क्या है, SM। तो कभी कभी क्या रहता है कि मध्यिकाएं बस दी रहती हैं और कह देता है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो मध्यिकाएं बस यानी कि इसका मान दिया रहेगा, इसका और इसका, और वो कहेंगे कि क्षेत्रफल निकालो। तो इसके लिए बेहतरीन सूत्र यहाँ पे दिया गया है, 4/3 SM, SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3, ये तीनों कोष्टक में रहेंगे और SM का मान क्या होता है, M1, M2 और M3 के योग का आधा। कोण समद्विभाजक देखिए क्या कहलाता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक कहलाती है। कोण को दो बराबर भागों में जो बांटती है, जो रेखा बांटती है, वह कोण समद्विभाजक है। यानी कि यहाँ पे ए कोण है, इसको दो बराबर भागों में एक रेखा बांट रही है, तो इसी रेखा को हम कोण समद्विभाजक कहेंगे। अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। यानी कि त्रिभुज के जो तीनों कोण रहते हैं उनके कोणों के कोण समद्विभाजक होते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे ही क्या कहेंगे, तीनों कोणों के। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है, उसका एक समद्विभाजक है, दो है, ठीक है, तीसरा है, तो इसी को हम कहते हैं। यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, अरे यार लिख नहीं रहा सर, ये जो बिंदु है ना, इसी को हम कहते हैं अंतः केंद्र। तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है, क्या दिया गया, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें 1 2 3 तीन कोण समद्विभाजक हैं, और इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो है ना, ये अंतः केंद्र है, ठीक है, क्या है, ये अंतः केंद्र है। कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं, यानी कि जो कोण समद्विभाजक होता है वह विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं उसे विभाजित करती हैं। यानी कि AB, यहाँ पे देखिए AB और AC, ये AB और AC का जो अनुपात है यह BD और CD के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा, इसे समझा देते हैं, AB और AC इसका अनुपात है, यह है, देखिए AB और AC का अनुपात BD और CD के अनुपात के बराबर होगा, BD और CD के अनुपात के बराबर होगा। अंतः केंद्र पर बने कोण, अंतः केंद्र पर बने कोण को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब अंतः केंद्र पर कोण बन रहा है, अंतः केंद्र पर भी कोण बनता है भाई, यहाँ पे एक कोण, दो कोण, तीन कोण बन गए ना अंतः केंद्र पर, तो ये क्या कहलाते हैं। यदि BIC 90 डिग्री हो, क्या हो, BIC 90 डिग्री हो, यानी कि जो अंतः केंद्र पर ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का हो, तो क्या होता है, 1/2 कोण A होता है। यानी कि जो एक कोण A का मान है ये कई बार आता है, यानी कि जो A है, देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं अपन, ये जो कोण है यदि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला कोण है ना, ये 45 डिग्री होगा, ये 1/2, ठीक है, BIC क्या होता है, 1/2 कोण A, ठीक है, 1/2 कोण A। BIC का मान यहाँ पे एक बार और आप लोगों को इसको समझाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो कोण है ये है I, ठीक है, BIC, ठीक है, ये कोण है I। तो इस कोण का मान यदि आप लोगों को ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, तो 90 डिग्री में क्या करना है, देखिए 90 डिग्री में आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे कोण A है ना, ये कोण A है, ठीक है, इस कोण का आधा, इस कोण का क्या करना है, आधा, कोण A का आधा, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है BIC बराबर 90 डिग्री धन 1/2 कोण A। इसी प्रकार से यदि आपको कोण AIC, ठीक है, AIC इस कोण को निकालना है तो 90 डिग्री धन 1/2 कोण B, यहाँ के इस कोण का आधा, और यदि आपको AIB निकालना है तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री धन कोण 1/2 C, कोण C गुणा 1/2। तो अंतः केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। यदि अंतः केंद्र है वह तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा तो अंतः त्रिज्या R। अब R का मान निकालते हैं। अब एक जो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये है, ये अंतः वृत्त बना है, ठीक है, अंतः वृत्त बना है, ठीक है, क्या बना है, अंतः वृत्त बना है। अब देखिए आर का मान अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं अंतः वृत्त में। तो आर बराबर क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसके बराबर होगा। आर का मान क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप के बराबर होगा। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब इस प्रकार का जब त्रिभुज आप लोगों को दिखे, ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुज जब आपको दिखने लगे, ये एक और यहाँ पे एक, तीनों ये भुजाएं हैं, उनकी लंबाइयाँ दी गई हैं। अब इसे समझते हैं, ए आई बटे आई डी, ए आई यहाँ पे देखिए ए आई बटे आई डी ये है, ठीक है, आई डी ये है, इनका मान बी धन सी, ठीक है, बी और सी, अरे माफ़ कीजिएगा, बी धन सी बटे में ए, इनके अनुपात के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है बी आई धन आई ई बराबर ए धन सी बटे बी, सी आई आई एफ बराबर ए धन बी बटे सी। और यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें यदि आर का मान निकालना हो, अब जब आर का मान निकालना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, तो यहाँ पे इसका मान है एक्स, ये बाय, ये जेड और ये जेड और ये एक्स, ठीक है। जब भी इस प्रकार का कंडीशन दी गई हो तो हम आर का मान इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, एक्स बाय जेड, करड़ी के अंदर एक्स बाय जेड बटे एक्स धन बाय धन जेड। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से, त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी के अंदर एक्स धन बाय धन जेड, इन तीनों का योग गुणा एक्स बाय जेड का गुणा करना है और एक्स धन बाय धन जेड, ठीक है, इसको कोष्टक में लिखेंगे। इसका परिमाप भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, 2x धन बाय धन जेड, इनको मतलब अपन जोड़ के उसमें 2 का गुणा करेंगे तो त्रिभुज का परिमाप हमें मिल जाएगा। जब इस प्रकार की कंडीशन दी हो, यानी कि DE समांतर हो BC के, जब भी DE है ये समांतर हो BC के, ये इनमें समान अंतर हो, क्या हो, समान अंतर हो, तो क्या होता है, I यदि अंतः केंद्र है, I क्या है, अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है I, तो जो DE का मान है वह BD और EC के मान के बराबर होता है। DE का मान है वह क्या होता है, BD और EC के मान के योग के बराबर होता है DE का मान, ठीक है, DE का मान। अब आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या, यदि समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो उसका सूत्र होता है आधार धन लंब माइनस कर्ण बटे में 2, आधार माफ कीजिएगा, आधार धन लंब ऋण कर्ण बटे 2। समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या, अब समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर होती है ए बटे ए यानी कि भुजा, ठीक है, ए यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2 करनी 3, और ये मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे पहले हमने इन्हीं की बात की थी। बाह्य कोण का द्विभाजन, अब बाह्य कोण का द्विभाजन किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABC त्रिभुज में यहाँ पे कोण ए है ना, इसको मैं तरीके से बनाता हूँ, देखो ABC त्रिभुज में, अरे तो इसमें जो बाह्य कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण कहलाता है, ये जो है ना ये बाह्य कोण कहलाता है, और इसका जो समद्विभाजक है वो क्या कहलाता है, आइए इस रिश्ते को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अपन ने एक कल्पना की है, काय की कल्पना की है, C से D तक अपन ने एक रेखा खींची है, यहाँ पे देखिए ये एक कल्पना है, ठीक है, ये एक कल्पना है, अब दोस्तों AB बटे AC इसका मान हमेशा BD बटे CD होगा, CD और ठीक है BD, इस पूरी लंबाई और इस CD की लंबाई के बटे के योग के मतलब बटे के बराबर होगा। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है, AB बटे AC बराबर BD बटे BC। चित्र को भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, अब देखिए बाहर केंद्र क्या कहलाता है, बाहर केंद्र यानी कि बाहर का केंद्र, ठीक है, बाहर का केंद्र। अब त्रिभुज बना है अंदर और उसके बाहर का केंद्र निकालना है। देखो त्रिभुज तो इतना है, इसके बाहर एक वृत्त बना है और उस वृत्त का ये केंद्र अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, यदि त्रिभुज, यदि O
त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के बाह्य कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि कोण मतलब O है, ये इनका समद्विभाजकों का बाह्य कोण के समद्विभाजक जो समद्विभाजक है इनका प्रतिच्छेद बिंदु है O, ठीक है। तो एक रिश्ता बनता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, RA बराबर S माइनस ए, RA बराबर S माइनस ए। और BOC का मान क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री में से अपन को घटाना है कोण A बटे 2। BOC का मान क्या होता है, BOC का मान यहाँ पे देखिए, BOC का मान होता है 90 डिग्री माइनस कोण A बटे 2। अब यहाँ पे है भुजा लंब समद्विभाजक। एक त्रिभुज के तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र ये है, ठीक है। तो भुजा लंब समद्विभाजक इस प्रकार से ये कहलाता है। चित्र आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और इस परिभाषा को भी आप लोग समझ लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए क्या है, परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज का, ये जो होता है ये तीनों शीर्षों से समान दूरी का, यानी कि ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों दूरी समान होती है। परिकेंद्र पर बने कोण देखिए, परिकेंद्र पर बने जो कोण रहते हैं इनको अपन अब समझो। ये कोण है ना BSC, ये कोण है ना, ये इसका डबल होगा, इस कोण का ये डबल होगा। यहाँ पे ये देखिए, इससे समझाते हैं। ये जो कोण है ना, ये इस कोण का डबल होगा। ये यहाँ पे देखिए, ये जो कोण है ना, ये इसका डबल होगा। ये जो कोण है ना, ये इस कोण का डबल होगा। और यहाँ पे ये जो कोण है ना, ये कोण C का डबल होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। परिवृत्त की त्रिज्या, अब परिवृत्त मैंने आपको पहले ही बताया, बाह्य वृत्त जो कहलाता है ये परिवृत्त है, ठीक है। ये परिवृत्त है, त्रिभुज के बाहर बनने वाला वृत्त, ठीक है। अब इसमें देखो एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल चीज़ है। तो ये परिवृत्त है, ठीक है, समझ लेना। परिवृत्त में क्या जो परित्रिज्या होती है वो क्या होती है, ABC बटे 4A, ठीक है, 4 ABC बटे 4 त्रिभुज, ठीक है, ABC बटे 4 त्रिभुज, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है वो क्या होती है, R बराबर होती है कर्ण का आधा। समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कर्ण का आधा होती है। समबाहु त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है, वह होती है R बराबर होती है, क्या होती है, कैपिटल R बराबर A बटे कर्णी 3। अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र यानी कि अंदर वाला केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा D बराबर होती है कर्णी के अंदर R² माइनस 2R इंटू स्मॉल r, 2R मतलब बड़ा R, ठीक है। देखिए क्या होती है, D बराबर कर्णी R² माइनस 2 कैपिटल R और स्मॉल r। न्यून कोण त्रिभुज, अब विभिन्न त्रिभुजों के जो परिकेंद्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। तो ये जो न्यून कोण है इसमें परिकेंद्र बनेगा, ये त्रिभुज के अंदर बनेगा। समकोण त्रिभुज रहता है, इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कर्ण पर बनता है। क्या कहाँ बनता है, कर्ण पर। और ये जो परिकेंद्र रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और जो परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र है उसमें R का मान क्या होता है, कर्ण बटे 2। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में ये परिकेंद्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें परिकेंद्र क्या है, कर्ण पर बनता है और परिकेंद्र का मान क्या होगा, R बटे 2, ठीक है, R बटे 2। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। अब इसमें क्या होता है, अधिक कोण है, तो अधिक कोण में जो अधिक कोण में है ये परिकेंद्र है, ये त्रिभुज के बाहर बना है, ये इसके बाहर बना है, ये त्रिभुज के क्या हुआ है, बाहर बना है। तो यही परिकेंद्र, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष लंब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री कोण वाले रेखा त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है। यानी कि 90 डिग्री का जो रेखा रहेगा ना, ये त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री वाले जो कोण रहते हैं वो शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब क्या है, 90 डिग्री के ऊपर की जो भुजा है ये शीर्ष लंब कहलाएगी। अब आगे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो देखते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब
ठीक है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, इसी केंद्र बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र पर बने कोण देखिए, लंब केंद्र जो लंब केंद्र है उस पर बने कोण देखिए, तो कोण जो BOC है यानी कि कोई भी कोण है उसको अपन यदि ज्ञात करना है तो क्या करना है, 180 में से क्या करना है, उसके सामने वाला कोण घटा देना। देखिए यहाँ पे देखिए BOC है, इस कोण को यदि ज्ञात करना है तो इसके सामने जो कोण है ना इसको घटा दो। यदि इसको ज्ञात करना है तो क्या करना है, 180 में से BOC को घटा देना, तो ये वाला कोण अपन को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तीनों ही देखो, तीनों ही फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र। तो न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। ये न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र क्या है, त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र 90 डिग्री पर बनता है यानी कि कर्ण पर बनता है। ठीक है। लंब केंद्र कहाँ पे बनेगा, 90 डिग्री पर। यहाँ पे ये बना 90 डिग्री पर। और यहाँ पे आगे देखते हैं अधिक कोण, और यहाँ पे देखिए BD बराबर होता है, यहाँ पे एक सूत्र भी दिया गया है, BD बराबर होता है AB इंटू BC बटे AC, और ये BD वगैरह ये सब दी गई हैं। अधिक कोण त्रिभुज देखिए, अधिक कोण त्रिभुज त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। जो अधिक कोण त्रिभुज है ये त्रिभुज में लंब केंद्र के लंब केंद्र त्रिभुज है उसके बाहर बनता है। तो यहाँ पे लंब केंद्र बाहर बना है। तो केंद्रक को देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अंग्रेजी में, उन्हें क्या कहते हैं अंग्रेजी लोग, इसको भी समझ लो क्योंकि कभी कभी देखिए अंग्रेजी आ जाती है। केंद्रक को कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड, और इसे G से दर्शाती हैं। ठीक है, केंद्रक को C से दर्शाती है। ठीक है, और इसे मध्यिका भी कहते हैं। अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। परिकेंद्र यानी कि सरसुम, अब जो भी है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। और लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ये चीज़ें कुछ यहाँ पे दी गई हैं। त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक बिंदु पर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो चारों केंद्र होते हैं, समबाहु त्रिभुज में जो चारों केंद्र होते हैं वो एक बिंदु पर होते हैं। कौन कौन से चारों केंद्र होते हैं, यहाँ पे ये त्रिभुज के केंद्र है। G केंद्र अलग है, O केंद्र अलग है, S केंद्र अलग है, और S परिकेंद्र है, I अंतः केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, और G यानी कि मध्यिका, एक केंद्रक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र संरेखीय होते हैं यानी कि एक ही रेखा पर बनते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो चारों केंद्र होते हैं वह एक ही रेखा पर बनते हैं। यहाँ पे एक ही रेखा पर चारों केंद्र बने हैं। ठीक है, एक ही रेखा पर बने हैं तो ये संरेखीय होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में GO और S को 2:1 में विभाजित करता है। जो विषमबाहु त्रिभुज है उसमें GO और S को, ये जो G है ना, यहाँ पे ये जो G है ना, ये O को और S को 1 यानी कि 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ पे एक मान इसका होगा तो इसका मान होगा 2। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। समकोण त्रिभुज में तीनों केंद्र OGS संरेखीय होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में OGS जो होते हैं यानी कि परिकेंद्र, अंतराकेंद्र और लंब केंद्र, ये तीनों क्या होते हैं, एक प्रकार से संरेखीय होते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की। तो दोस्तों ये यहाँ पे सर्वांग सम शब्द आया है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया, इसके ऊपर मैंने एक और चतुर्भुज बनाया जो बिल्कुल इसके ऊपर रख जाए, मतलब ये ना तो इससे बड़ा हो ना छोटा हो, बिल्कुल इसके ऊपर रख जाए, इसे ही हम सर्वांग सम कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से समान। तो दो त्रिभुज जिनके अंग, कोण और भुजाएं समान हो सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है और DEF एक त्रिभुज है, ये दोनों मतलब सर्वांग सम कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब यहाँ पे देखिए, जब कोण मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का चिन्ह देखिए क्या होता है, यहाँ से 2 इस प्रकार से बराबर, और ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। ठीक है, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, और यहाँ पे दिया गया है ना सर्वांग सम का चिन्ह। तो जब कोण A बराबर कोण D है, यानी कि इस त्रिभुज का कोण A, इसका कोण इसके बराबर है, B E के बराबर है, C F के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। दो त्रिभुजों के में सर्वांग समता के लिए पर्याप्त प्रतिबंध जो कसौटियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, आइए उनको जान लेते हैं। पहला है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हैं, यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हों तथा एक आंतरिक कोण बराबर हो
तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हैं, ठीक है। ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, एक ये भुजा बराबर है, ये एक भुजा बराबर, ये मतलब देखिए यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अब दूसरी चीज़ देखिए, एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब है कोण कोण भुजा, यानी कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हों और एक भुजा भी समान हो, तो दोनों कोण क्या होंगे, मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, चित्र से देखिए समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पे दो कोण है, अल्फा अल्फा ये दोनों बराबर हैं, बीटा बीटा ये दोनों बराबर है, और एक ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। और बचपन में मैं क्या करता था, इसमें मैं लिख देता था मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसे नहीं करना है आपको, ये नियम पता होनी चाहिए। कोण कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज की सर्वांग समता को अपन पता करते हैं। यदि अब देखो भुजा 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 क्या है, यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, जो तीनों संगत भुजाएं हैं वह बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब समकोण कर्ण भुजा, अब समकोण कर्ण भुजा में क्या रहेगा, समकोण कर्ण भुजा यदि बराबर है, ठीक है, एक तो समकोण बराबर है, दोनों त्रिभुज समकोण है, और कर्ण बराबर है, ठीक है, और एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब बात कर लेते हैं समरूपता की। तो देखो समरूपता अलग चीज़ है, सर्वांग समता अलग चीज़ है। सर्वांग समता इस प्रकार से मान लो कि जैसे मैंने ये तीर है, इसके ऊपर एक और तीर रखा और ये बिल्कुल ठीक इसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये मिरर चेंज भी इसमें ना रहे, ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन समरूपता में देखिए, जैसे मैंने एक व्रत बनाया, इसके अंदर एक छोटा सा व्रत बना दिया, और ये मतलब एक प्रकार से दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, इसको समरूप है, समान रूप है, छोटे बड़े हो सकते हैं। मतलब तुम जो थी ना अपने बचपन में, जब तुम 10 साल की थी और आज तुम 20 साल के हो गए, तो तुम अपने 10 साल में और आज में यदि कंपेयर करोगे तो तुम समरूप हो, ठीक है, ये मान लो। तो दो त्रिभुज जिनका आकार समान हो परंतु माप अलग अलग हो सकती हैं, समरूप कहलाते हैं। तो ये मान सकते हो कि तुम थे एक ही, लेकिन तुम्हारी उम्र अलग अलग हुई, तुम समरूप कहलाओगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, यहाँ पे DEF है, ठीक है। ABC में कोण A है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, तो भुजाएं समान अनुपात और कोण बराबर हो। जब भुजाएं समान अनुपात में हो और कोण क्या हो, बराबर हो, तो जैसे कि AB देखिए, यहाँ पे देखिए कोण हमेशा बराबर रहेंगी। तो पहला नियम क्या है, इसमें क्या होता है, ये भुजाएं समान अनुपात में, इसका और इसका अनुपात समान हो, इसका अनुपात समान हो, इसका और इसका अनुपात समान हो, और जो कोण रहेंगे वो बराबर रहेंगे, यानी कि बीटा का मान बीटा, यहाँ पे अल्फा का मान अल्फा, और गामा का मान, इन सभी का मान बराबर हो, तो ये समरूप रहेगा त्रिभुज। अब देखिए समरूपता में अलग अलग है, सर्वांग समता अलग चीज़ है। कोण 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 समरूपता, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तीनों संगत कोण बराबर है, तीनों संगत कोण बराबर है तो समरूप है, यानी कि यदि सर्वांग सम चीज़ है तो वो भी समरूप कहलाता है। ये बात समझ में याद रख लेना। देखो दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण क्या है, बराबर हैं, इसका ये तीनों कोण संगत मतलब बराबर हैं, तो ये समरूप होगा। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F बराबर, मतलब ये चीज़ समरूप का ये चिन्ह होता है, ये होता है, ठीक है। एक प्रकार से नागिन चल रही है, ठीक है, नागिन चल रही है, ये होता है समरूपता का चिन्ह। भुजा कोण भुजा, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में है और आंतरिक कोण बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दो संगत भुजाएं बराबर है, आंतरिक कोण एक कोई आंतरिक कोण, ठीक है, उनका आंतरिक कोण है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये भुजा, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, इनका आंतरिक कोण ये है और ये है, ये बराबर है, तो ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। यहीं पे वही चीज़ दी गई है। भुजा 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 समरूपता, यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं परस्पर संगत हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो तीनों भुजाएं अब यदि संगत हो, ठीक है, संगत हो, यहाँ पे ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ये सब संगत है, तो तीनों मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसके बाद है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात, और संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, और संगत अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, संगत बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात, संगत कोणों के अर्ध रेखाखंडों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा।
तो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे 1 घंटे 24 मिनट का ये वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, और यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ज्यामिति कंप्लीट कर दूंगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें, लगभग मैं 3 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ। आप ये मान लो कि मैंने पानी तक नहीं पिया है। तो यार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।